Assalamu alaikum dear students, it's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, today we have to go and study for the lecture number 9 MDCAT, which belongs to the very important topic, the transition elements. जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि यूएचएस टॉपिक 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर और देखते हैं कि आज के लेक्चर में क्या है. जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अपने लेक्चर में देखते हैं कि एमडीकैट के सिलेबस के मुताबिक हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है. आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें मैं शेयर कर रहा हूं यूएचएस टॉपिक लिमिटेशंस, जो कि आप समझ जाएंगे. आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करनी है. तो कौन कौन से रिलेटेड टॉपिक है? हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, डेफिनेटली उनका यूज एज अ कैटलिस्ट उसकी बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, और जो बातें डिस्कस की गई हैं इनसे रिलेटेड हार्ड डाटा शेयर करेंगे बिकॉज दिस इज एमडीकैट. बिल्कुल इसी तरह हमारे पास कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर द एफएससी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आइसोमेरिज्म है ऑक्सीडेशन स्टेट 4 और 6 से एसोसिएटेड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके बारे में उसको डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेक्चर का आगाज करते हैं. आप सबसे पहले देखें व्हाइट बोर्ड पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके सामने डिफाइन किया गया. ट्रांजिशन मतलब वेरिएशन, ट्रांजिट करना, वेरिएबल. जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको हम कहते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है. बट इन जनरल अगर आप देखें तो बीइंग द वेरी मच कॉन्शियस एंड कंसर्न अबाउट द टू द पॉइंट टॉपिक्स, हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. जनरल इंट्रोडक्शन एमडीकैट के पैटर्न में पॉइंट्स को लेकर, बाकी मैं बोल रहा हूं. देखें अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूं तो इनका दूसरा नाम है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि हमारे लेक्चर का हिस्सा नहीं है, बट चूंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया है तो आपके साथ डिस्कशन में इसको ला सकता है टेस्ट में. सो आपको पता होना चाहिए कि लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर शेल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि भाई हम जानते हैं कि अल्टीमेट शेल यानी वैलेंस शेल में तो फिलिंग नहीं होती डी सब शेल में. डी सब शेल तो पेनल्टीमेट शेल होता है, वो शेल जो कि सेकंड लास्ट होता है. बट इवन देन इन कंपैरिजन विद द ब्लॉक एलिमेंट्स दिस आर कॉल्ड एज द आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनका दूसरा नाम है. लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलिंग में उन तमाम एलिमेंट्स में डी सब शेल में गिरता है, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है. अब आप लोगों की जो एफएससी की किताब है उसमें आपने 3 डी ब्लॉक की सीरीज 3D, 4D एंड 5D सीरीज पढ़ी है. आप लोग जानते हैं स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक 3D सीरीज है, 4D यट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक है, और इसी तरह 5D सीरीज आप लैंथेनम 57 से मरकरी 80 तक है. बट दिस इज एमडीकैट और एमडीकैट में हमारे लेवल्स के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं और आप लोग भी शामिल हैं. डेफिनेटली आप सबको एक चीज का आंसर करना, आपको सारा पता होना चाहिए. हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट टेबल चलता है उसमें हमारे पास एक्टिनियम 89 से कॉपरनीसियम 112 तक भी जो 6D सीरीज है वो शामिल है. जस्ट फॉर द इंट्रो यू मस्ट नो दैट. आपको बस इतना पता होना चाहिए जो मैंने लिखा एमडीकैट के पैटर्न में, मैंने जो चीज लिखी है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया, आपको उसका पता होना चाहिए. नो अदर कंफ्यूजन अबाउट दैट. बहरहाल हम जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, हम जानते हैं डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसका मतलब है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आएंगे. जी तो इसका मतलब है 10 एलिमेंट एक डी सीरीज में होंगे. जी तो आप देखिए मैंने 10 एलिमेंट्स ईच लिख दिए हैं. एफएससी में आपसे ये क्वेश्चन डिबेट करता था कि हमारे पास जो 6D सीरीज है दैट इज इनकम्प्लीट, तो आप इसको भी ज़हन में रख सकते हैं. गॉट इट. बट 3D सीरीज में हमारे पास 4D सीरीज, 5D सीरीज का कंप्लीट डाटा मौजूद है. अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. एमडीकैट के लेक्चर में हमने सिर्फ 3D सीरीज की बात करनी है, लेकिन आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. फिर जनरल इंट्रोडक्शन है. ब्लॉक एलिमेंट्स है. लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द एफ सब शेल. एफ सब शेल जिसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं. जी इसमें हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. जी इसका मतलब है जो एफ सीरीज आएगी जो कि मैंने आपके सामने लिख दी है, लैंथेनाइड्स जिसको 4F सीरीज कहते हैं, सीरियम 58 से लुटीशियम 71 तक होती है. इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स 14 एलिमेंट्स आएंगे. गॉट इट. 14 एलिमेंट्स आएंगे. इसी तरह हमारे पास जो 5F सीरीज होती है थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक, इसमें भी 14 एलिमेंट्स है जिनको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं, इनको हम रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर द एमडीकैट यू मस्ट मेमोराइज, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दे ऑल आर मेटल्स. They all are metals, but we shall emphasize on the 3D series. So let's move towards the next board और देखते हैं कि 3D series का
केमिस्ट्री एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कैसे पढ़नी है। वेल डियर स्टूडेंट्स, 3D सीरीज जिसमें हमारे पास 3D ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। ओके, अब देखिए जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एमसीक्यू है और आपके तमाम पेपर को सही में रखते हुए डिस्कस किया गया है। सो वॉच ऑन। हमारे पास हमें एक चीज इस टेस्ट में कंफर्म याद होनी चाहिए, क्या? जो मैंने ये लिख दी है आपके सामने, मैंने ग्रुप नंबर लिखे, सिर्फ 3D सीरीज लिखी और इसके अलावा मैंने 6B ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे, मैंने 3B के एलिमेंट्स लिखे, मैंने 1B और 2B के एलिमेंट्स सारे लिखे। गॉट इट? ये चीजें जो मैंने लिखी आपको याद होनी चाहिए। यू हैव टू क्राइम एंड आई नो दैट यू विल डेफिनेटली अवेयर अबाउट दैट। आपको पता है कि इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि एमडी कैट में जब आप 3D सीरीज की बात करेंगे, जब वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, किसी भी प्रॉपर्टी जो कि हमारे सिलेबस में उसके बारे में बात करेगा, पूछेगा, तो जब तक आपको तरतीब का नहीं पता होगा, जब तक आप लोगों को एटॉमिक नंबर का नहीं पता होगा, तब तक आप आंसर नहीं कर सकेंगे। आप कॉन्फ़िगरेशन का भी सिंपल आंसर नहीं कर सकेंगे, जो कि बड़ा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने जो चीजें लिख दी हैं आपने इनको लाजमी याद करना है। मिसाल के तौर पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये मेरे पास जो 10 एलिमेंट्स जो कि 3D सीरीज के हैं वो आपको याद होने चाहिए। और एटॉमिक नंबर्स भी मैंने एक तरतीब में लिख दी हैं। यू विल बी वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट, यू मस्ट नो अबाउट दैट। ठीक है, फिर ग्रुप नंबर्स हमारे पास इसकी केमिस्ट्री से हट के हम जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ए और बी का कॉन्सेप्ट, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। बट हमारी बुक में, हमारी एफएससी की बुक में इनके नाम 1B, 2B, 3B, 6B इस तरह पूछे जाते हैं। सो हमने अपनी किताब में रहते हुए इस बात को लाजमी याद करना। और एमडी कैट में तमाम स्टूडेंट्स एफएससी और लेवल्स के, उन सबको इस चीज का पता होना चाहिए। सो ये ग्रुप्स भी आपको याद होने चाहिए। मेरे पास 1B ग्रुप है जिसमें कॉपर, सिल्वर और हमें गोल्ड है। हमारे पास 2B ग्रुप है, जिंक, कैडमियम, मरकरी है। और देखें 3B ग्रुप स्कैंडियम, यक्लियम, लैंथनम है। और मैंने बाकी नहीं लिखे क्योंकि जरूरत नहीं है, कंसर्न नहीं है। लेकिन आपके प्रीवियस एमडी कैट के पेपर्स में जिस चीज के बारे में पूछा गया वो मैंने तमाम लिख दी है, जरूरी आपको याद होना चाहिए। इसमें 6B क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है कि द एलिमेंट्स ऑफ द 6B ग्रुप्स आर, एमडी कैट का क्वेश्चन है तो ऑप्शंस दे देगा। तो अगर आपको पता होगा तो ही आप आंसर करेंगे ना कि मोलिब्डेनम और टंगस्टन आता है। इनके एटॉमिक नंबर्स भी मैंने फॉर योर इंफॉर्मेशन लिख दी है। अब जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है, पेनल्टी मेट शायद 3D में फिलिंग की बात हो रही है। अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं की, वो बात नहीं करता हूं। इसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने, ग्रुप 1B के जो एलिमेंट्स है, दे आर कॉल्ड एज क्वाइनेज मेटल। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड सिक्का साज धाते हैं, इनसे क्विंस बनते हैं, तो क्वाइनेज मेटल हिस्टोरिकली देखते हैं तो आपके पास कॉपर के, चांदी के यानी सिल्वर के और गोल्ड के क्विंस बनते हैं। सो दैट्स इट, क्वाइनेज मेटल आपको पता होना चाहिए। इनका जो ग्रुप कौन सा है, दैट इज 1B। अभी इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे और वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 2B और 3B, 2B and 3B, they are called as non-typical transition elements. What do you mean by non-typical transition elements? You are very much aware about transition elements. मैंने क्या डिफाइन किया, अभी मैं स्पेसिफिकली एमडी कैट की बात करूं अगर डी सब शेल की, तो वो तमाम एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में फॉल करे, they are transition elements, but some of them are not showing the transition or the variation in their properties. They are not trending like a transition elements. 2B और 3B, क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास डी सब शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है और यहां पे डी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो होता है, लेकिन दे आर मेटल्स, नॉर्मली दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की फॉर्म में पाते हैं, तो इनके अंदर वैकेंसीज इस काबिल नहीं होती कि डीडी ट्रांजिशन हो सके और वेरिएशन शो कर सके। सो दैट्स व्हाई एलिमेंट्स ऑफ द 2B एंड द 3B, these 6 elements are called as non-typical but transition elements. Transition elements because they have the d subshell involvement, and non-typical because they are not showing any kind of the transition or the variation in the properties. Got it? Got it? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बहुत आसान टॉपिक, एमडी कैट पढ़ें, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना, घबराना नहीं है। जो मैं आंसर कर रहा हूं उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब आप डेटा फॉलो करें, सिस्टमैटिक मूव अप करें ताकि हम फुली कॉन्फिडेंट हो एमडी कैट के हर क्वेश्चन को विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड इंफॉर्मेशन आंसर कर सके। वॉच दिस, मैंने सिंपल लिखा कि जनरल रिप्रेजेंटेशन, इट्स एन एमसीक्यू बाय इटसेल्फ कि हमारे पास जब डी इलेक्ट्रॉन में डी सबशेल की बात करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की डी सीरीज की बात करते हैं, किसी भी डी सीरीज की 3D, 4D, 5D, उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? तो आप देखिए n-1D and ns2, ये तो मैंने पैटर्न वो लिखा ना कि डी चूंकि
पेनल्टीमेट है, क्योंकि सेकंड लास्ट शेल है। पेनल्टीमेट आपको पता ना, वैलेंस शेल को अल्टीमेट कहते हैं, सेकंड लास्ट को पेनल्टीमेट कहते हैं, और उससे नीचे जो थर्ड लास्ट होता है उसको एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं। ओके, एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए नया है, लेकिन अब आपको पता लग गया, ठीक है। अब आप लोगों के सामने ये डाटा है n-1d n-s 1 to 2। हमारे पास s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और b सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 to 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी ना मेरे पास d जो सीरीज है उसकी। ओके, अब बात करते हैं इधर, ये पॉइंट देखिए, हमारे पास 3d एंड 4d है। हम जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड देन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। नॉर्मली ये जहन में आता है, जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने तमाम ऑफ बॉ पॉलिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं, आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक आइडिया है। लेकिन फिर भी जहन में आता है ना कि भाई 4s में पहले फिलिंग क्यों होती है। हम पहले 4s में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जैसे ऑर्गन 18 के बाद 4s2 होता है, उसके बाद 3d की सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से ऑनवर्ड, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? रूल है, सी दिस n+l रूल, हमने पढ़ा हुआ है in the previous topics of the physical chemistry, and we will read about that also once again, कि n+l rule, principal quantum number n plus azimuthal quantum number l, इन दोनों को फिगर अप सम अप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4s की बात करता हूं तो 4 प्लस, हम जानते हैं कि जब s सब शेल होता है तो उसके azimuthal quantum number वैल्यू l 0 होती है, l is 0, it means that is s सब शेल। उसने 4s सब शेल कहा तो 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस l 0, आंसर आता है 4 प्लस 0 4, तो 4s में आंसर आ गया n प्लस l वैल्यू का 4। अगर 3d की बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 सर, ओके, बट d सब शेल azimuthal क्वांटम नंबर l की वैल्यू अगर 2 होगी, 2 l is equal to 2, that is the d सब शेल, तो n प्लस l 3 प्लस 2 3d स्टैंड फॉर 5। सो माय डियर स्टूडेंट्स, n प्लस l रूल के तहत जिसकी वैल्यू कम आएगी n प्लस l, उसको पहले फिल करेंगे, बाकी को बाद में फिल करेंगे। सो दैट्स वाई बेशक मेरे पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 में और ये इसका सेकंड लास्ट शेल होता है, लेकिन s में फिलिंग पहली होती है, क्योंकि n प्लस रूल के मुताबिक हमारे पास जो 4s है या जो 5s है, जो 6s है, जो ns है, इसकी n प्लस l वैल्यू कम आती है। That will be filled, okay? तो ये हमने ज़हन में रखना है। एक तो ये ट्रेंड आ गया, इस चीज का सवाल कि why ns orbital is going to be filled first and why not n-1d, पता लग गया। अब अगली बात, मैंने आपको एमडी कैट का ट्रेंड ट्रेन करवाना है, क्योंकि एमडी कैट में जितने क्वेश्चंस आते हैं वो इसी बेस पे ट्रिक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देगा और कहेगा बताओ इसका +2 या +3 अगर आयन बनाएंगे तो उसके डी सब शेल में या एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे एक लाइन से एसोसिएटेड 20 सवाल आते हैं एमडी कैट में। मैं एक लाइन बोलने लगा हूं, सादा 3 वर्ड्स में। भाई मेरे पास अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो भी पहले आप एस में ऐड करेंगे, क्योंकि अभी पढ़ा है n+l रूल, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अगर आपको एक ट्रांजिशन मेटल या कोई एलिमेंट दे दिया जाता है, आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं जिसमें डी सीरीज इन्वॉल्व है, तो आप फिर भी एस में से पहले निकालेंगे, आप एस में से इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे। यह चीज याद होगी। क्वेश्चन आता है क्यों एस में से पहले क्यों निकाला जाएगा, उसकी रीजन ये है माय डियर स्टूडेंट्स, बेशक हमारे पास 4s एंड 3d में जो हमने फिलिंग पहले की है 4s की है, बाद में 3d की है, लेकिन 3d और 4s में एनर्जी डिफरेंस बहुत माइनर होता है, बहुत कम होता है। जब डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सब शेल डी में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो कि बाद में फिल हो रहा है, पहले एस में फिलिंग हुई थी, तो रिपल्शन की वजह से एस की एनर्जी हाई हो जाती है, और एस की एनर्जी जब हाई होती है तो वो न्यूक्लियस से अवे हो जाते हैं, वो मोर एक्सपोज हो जाते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन एस में से पहले निकलते हैं। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। जस्टिफिकेशन विद द लॉजिकल रीजनिंग, इस चीज को ध्यान में रखना है। बहरहाल जो प्रैक्टिस है, हमने एस में से इलेक्ट्रॉन पहले ऐड करने हैं, उसमें से ही निकालने हैं। गॉट इट। अब बात करते हैं, इधर आए। तो ये मैंने पॉइंट लिख दिए, इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज फर्स्ट फ्रॉम द ns ऑर्बिटल, यानी 4s 5s 6s जो भी होगा s सब शेल से निकलेंगे। इसको मैंने जस्टिफाई कर दिया। अब कॉन्फ़िगरेशन में बात कर रहा हूं 3D सीरीज की, जो कि मेरा एमडी कैट सिलेबस है। सो 3D सीरीज स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होती है। स्कैंडियम 21 आर्गॉन, देखें मैं जनरली लिख दिया 18 इलेक्ट्रॉन। इफ आई कुड राइट दैट, मैं इसे लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड सो ऑन। आप 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करें, आप नोबल गैस आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन पूरी करें, बट
पॉइंट टू बी नोटेड। ज्यादा आपके प्रीशियस टाइम को सेव करने के लिए या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं आर्गन, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 पहले मैंने उसमें फिल करना है, ठीक है, ठीक है, 4s2 इसमें फिलिंग की। अगर आप फिलिंग का पैटर्न लिखेंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो जनरल मॉडल रिप्रेजेंटेशन है ना, जिसकी वजह से मैं डी को पहले लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कंसीडर कर रहा हूं रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अगर मैं एनर्जी की पैटर्न में लिखूंगा तो भाई 4s पहले लिखा जाएगा, 3d बाद में लिखा जाएगा। बट एनीवेज इट्स अ सिंपल नोटेशन, यू आर अवेयर अबाउट दैट, आपको पता है। 3d1 4s2 गॉट इट। तो यहां पे 20 हो गया, दैट 21। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट। अभी इसी व्हाइट बोर्ड पे ऊपर मूव करें अंडरस्टैंडिंग के लिए, जहां पे मैंने 3d सीरीज लिखी है। Scandium 21, for example, are 4s2 3d1, okay. Then left to right atomic number increase करता है, लेफ्ट टू राइट एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, वॉच दिस, और प्रोटॉन न्यूक्लियस में टाइटेनियम 22, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मेरा वर्ड सुनिएगा प्लीज, फोकस ऑन 4s2 3d2, सिंपल। वेनेडियम 4s2, ओके, 3d3, ओके, वेरी राइट। एंड क्रोमियम 4s2 3d4 होनी चाहिए ना, क्रोमियम 6b सीरीज है, इसको 4s2 3d4 होना चाहिए ना। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन तो यही बनती है ना, बट ये अनस्टेबल है। ये नॉर्मल तो है बट अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी? लिसन डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास, हम जानते हैं, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने लिखा हुआ है कि ऑर्बिटल्स या तो कंप्लीटली फिट, सबसे ज्यादा स्टेबल कंप्लीटली फिट ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और सबसे कम स्टेबिलिटी उनकी होती है जो इरेगुलरली फील्ड होते हैं, इरेगुलरली फील्ड होते हैं, कंप्लीट भी नहीं होते, हाफ भी नहीं होते। ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की वजह से हमारे पास मेंबर ऑफ द ग्रुप 6b क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन एंड द मेंबर ऑफ 1b ग्रुप 1b कॉपर सिल्वर और गोल्ड, ये एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। Normally they show abnormal configuration because their abnormal configuration in accordance with the orbital stability is more stable। मिसाल के तौर पे मैं जस्टिफाई करता हूं, ये देखिए मैंने लाइन लिख दी है, कॉपर और मतलब कॉपर भी और क्रोमियम भी 6b। यहां में मेरे पास जो 3d4 है अगर होता और यहां पे 4s2 होता, तो 3d4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है ना, डी सब शेल में। अगर डी जनरेसी को देखें, हुंड्स रूल को देखें, डी जनरेट ऑर्बिटल्स को देखें, तो 5 ऑर्बिटल्स में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो सारे ऑर्बिटल हाफ फील्ड होंगे और वो ज्यादा स्टेबल होंगे। होता क्या है कि 4s2 से जंप अप करके 3d4 में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, 3d5 हो जाता है। सो मेरे पास एब्नॉर्मल बट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 6b ग्रुप इज 4s1 3d5। वेरी सिंपल, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। अब बिल्कुल इसी तरह आगे चलते हैं। मैंगनीज, अब आने वाला जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना मैंगनीज में, अब वो डी में नहीं जाएगा, वो पहले एस में जाएगा। क्यों? क्योंकि एस कंप्लीटली फील्ड होने जा रहा है, बिकॉज कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन द हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। तो मैंगनीज 25 में 4s2 3d5 गॉट इट। आयरन 4s2 3d6। आपको कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए, एमडी कैट में क्वेश्चंस आएंगे। ये जो मैं कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूं, यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपको यह भी पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन आयंस में कैसे निकालने हैं, कैसे ऐड करने हैं और कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न कैसे चल रहा है। तो बार 27 4s2 3d7 हो जाएगा, निकल में 3d8 हो जाएगा। अब वंस अगेन ये जो मैंने डिस्कशन की, यहां पे जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर में या जो सिल्वर है, इनकी बैलेंस की कॉन्फ़िगरेशन बात करें गोल्ड की, तो 4s2 3d9 होना चाहिए ना। 4s2 3d9, एक तरफ एक s कंप्लीटली फील्ड है, दूसरी तरफ 5 ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हो रहे हैं। बिल्कुल इसी वजह से फिर मेरे पास जो कॉपर फैमिली है ग्रुप 1 भी है, उसमें मेरे पास s इलेक्ट्रॉन जंप अप करता है डी में, और हमारे पास d10 एंड s1 कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है जो नॉर्मल नहीं है बट स्टेबल है। तो एबनॉर्मल बट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये आपको एक्सप्लेन किया। आपको इन तमाम चीजों का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1b ग्रुप क्वाइनेज मेटल के एलिमेंट कौन से हैं, 6b के एलिमेंट कौन से हैं, 2b और 3b को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जब आप पैटर्न में मूव करेंगे आपको पता होना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पे आती है, ग्रुप 6b एंड ग्रुप 1b। क्यों आती है? ऑर्बिटल स्टेबिलिटी के सेंस में। लिसनिंग में वर्स। फिर इसके अलावा आप लोगों को एक कॉन्फ़िगरेशन अगर दे दी जाए, मैं आपसे भी एमसीक्यूज की बेतहाशा प्रैक्टिस करवाऊंगा, पर लिसन माय वर्ड्स, आपको
एक कॉन्फ़िगरेशन दे दीजिए और कहा जाए बताओ आयरन 26 है, Fe26 4s2 3d6, मुझे बताओ Fe+2, लिसन माय वर्ड, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आपको अगर पता होगा, मेरी बात सुनी होगी कि भाई एस में से पहले निकालने हैं, तो आप कहेंगे भाई डी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो मैंने एस सबशेल से निकालने हैं पहले। गॉट इट? और अगर 3 होगा तो फिर वो सिनेरियो आप इस तरह एडजस्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो दैट वाज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन वर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिएगा। ये जो लाइंस हैं वर्थ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन द रूल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, देखते हैं वहां पे क्या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, यू नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? वेरी मच इन द कॉमन डेफिनेशन, चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, अपेरेंट चार्ज। उस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस माइनस हो सकती है, एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो सकती है जिसको वेरिएबल बोला, और ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शंस में भी हो सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बहुत सी चीजें बताती है, वो मैं सारी अभी बताता हूं, लेकिन हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, हम 3D सीरीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमारे पास आप लोगों की बुक्स में भी लिटरेचर मौजूद है, सिलेबस में उनको पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने सामने किया, उसको मैं डिस्कस करता हूं। बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बेसिकली ट्रांजिशन आइडेंटिफाई करने की एक बुनियादी रीजन ऑक्सीडेशन स्टेट थी जो उनकी वेरी करती है। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सिवाय जिंक के, सो लिसन माय वर्ड्स, बाकी सब की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। मैंने बड़े प्रेशियस पॉइंट लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों के लिए, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। सबसे पहले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ns एंड n-1d ऑर्बिटल्स। हमारे पास क्वेश्चन कर लें जी के डी सीरीज में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है? तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है, बिकॉज अभी जो मैंने पहले बताया था कि s मतलब ns और n-1d सबशेल के दरमियान या इनके दरमियान ऑर्बिटल्स में फर्क बहुत कम होता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। गॉट इट? ये आपके सामने आ गया। All 3D elements show common oxidation state that is +2, MCQ है। आप अपनी एफएससी की बुक में देखें, अगर या लेवल्स में देखें तो आप देखते हैं कि जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम है, इन सब की एक ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है। और ये एमडी कैट का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक क्वेश्चन सुने, बहुत खूबसूरत सवाल आपसे शेयर करने जा रहा हूं। Common oxidation state +2 information and oxidation state of the transition element which is commonly found. Got it? दोनों में बहुत फर्क है। ट्रांजिशन एलिमेंट स्टेट की कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +6, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो सब में कॉमन पाई जाती है वो होती है +2। कॉमनली का मतलब है आमतौर पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं? दैट इज +6। बट यहां पे मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो सबकी पाई जाती है, दैट इज +2। गॉट इट? तो ये भी एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की गई। अब ये देखें, अगर आप अपनी बुक में देखें तो मैंगनीज, हम अपने सिलेबस में रहेंगे, हम अपने लेवल एफएससी के सिलेबस में रहेंगे, उसके मुताबिक बात कर रहा हूं, ट्रांजिशन सीरीज का डाटा। गॉट इट? तो हमारे पास मैंगनीज, आयरन और कॉपर, दे शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और 3D सीरीज में इनके अलावा कोई भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर रहा 3D सीरीज में। गॉट इट? ये भी याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन शो द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बजाय इसके क्या हुए, लिटरेचर क्रैम करें, यू लिसन माय वर्ड एंड सी द लाइन व्हिच आई रोट फॉर यू पीपल। सो +1, उसके बाद मैंगनीज शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +7। माय डियर स्टूडेंट्स, यूजुअली हम पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट भी है, जो हमारा ग्रुप नंबर होता है ना, वो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, +7 एफएससी में वाज़े तौर पे लिखा गया है कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, जो कि मैक्सिमम है, इसको हमने याद रखना है। फॉर योर जनरल नॉलेज लेट मी शेयर दैट ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जो आप डिस्कशन में नहीं लाएंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होती है। बट नो नीड टू कंफ्यूज योरसेल्फ बाय थिंकिंग दिस इंफॉर्मेशन, यू हैव टू बी वेरी मच स्टिक अबाउट योर एमडीकैट सिलेबस, और उसके मुताबिक मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, दैट इज +7। गॉट इट? और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से उसके कंपाउंड्स में उसके कंपाउंड का नाम पर मैंगनेट लाइक दैट आता है। ठीक है ना? तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वर्ड पर ऐड हो जाता है। बहुत अहम चीजें हैं, सुनते जाएं, नोट करते जाएं। फिर उसके बाद +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की आगे मैक्सिमम है 3D सीरीज में। 3D सीरीज में अब ये जो मैंने वर्ड लिखा है, ये जो 3 लाइंस हैं, दे आर द गिफ्ट्स फॉर यू पीपल इन एमडी कैट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट, और नॉर्मली बच्चे इसको माइनस कर जाते हैं। लिसन, हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स
जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं अगर वो अटैच होंगे ना ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, अगर किसी कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अटैच होंगे तो उनकी मैक्सिमम यानी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी। वनेडियम पेंटाऑक्साइड, KMnO4, K2MnO4, K2Cr2O7, गॉट इट। क्रोमियम की, मैंगनीज की, इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन रिलेशंस है, तीन MCQs है स्टूडेंट्स, फॉर यू पीपल वॉच दिस। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी एक एलिमेंट में, एक कंपाउंड में, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। MCQ MDCAT में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। आप क्रैम नहीं कर सकते। मैं ऑप्शंस देता हूं। ऑप्शन ए MnO, ऑप्शन बी MnO2, ऑप्शन सी K2MnO4, ऑप्शन डी KMnO4। मेरे पास एक में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज की, एक में +4 है, एक में +6 है और एक में +7 है। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो फाइंड करनी आती है। सवाल पूछा गया है बताओ कि इन चारों में से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है। तो भाई जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा है, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। ये जो मैंने ऑप्शंस दी है, इन्हीं ऑप्शंस के साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, आप देखते कहीं पे H पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा, कहीं पे मुझे लॉन पेयर नजर नहीं आ रहा, ना मैं ब्रोस्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं, ना मैं लीविस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता हूं। मैं कैसे डिसाइड करूंगा ये एसिडिक है या बेसिक है? तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट से डिसाइड कर सकता हूं। दिस इज ट्रांजिशन एलिमेंट केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। तो ये रिलेशन काम आएगा। एंड दिस इज द वाइस वर्सा। लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, आयोनिक बॉन्ड की जो नेचर है वो ज्यादा होगी और बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। गॉट इट? तो ये दोनों लाइंस आपके बहुत काम आएंगी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मैं बता चुका हूं कि हमारे पास जो 3D सीरीज है ना उसमें जिंक जो है ना वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अच्छा ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसका कलर व्हाइट होता है, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है जो आपके सामने। ऑक्सीडेशन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीजेस। हम जानते हैं, बात करते हैं स्कैंडियम से। लेट्स सपोज स्कैंडियम +2 +3, देन टाइटेनियम +2 3 4, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन अप टू द मैंगनीज, क्रोमियम +6 एंड मैंगनीज +7। उसके बाद डिक्रीज करती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले इंक्रीज करती हैं फिर डिक्रीज करती हैं। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। वेरी कॉमन डाटा इन फ्रंट ऑफ यू जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये एक्सप्लेन किया गया। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, और इसके अलावा मैं कुछ MCQs की प्रैक्टिस करने से पहले, जो कि जितना लिटरेचर मैंने आपको ब्रीफ किया है, अभी मैं ये पॉइंट भी बता दूं, इसका ट्रांजिशन एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट। बड़ी कॉमन प्रॉपर्टी MDCAT में पूछा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। हम किसी बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं करें, हम पैरामैग्नेटिज्म की बात नहीं करें, हम किसी लॉन पेयर या एम्प्टी ऑर्बिटल्स की बात अभी नहीं करें। पता क्यों? हमारे MDCAT के सिलेबस में नहीं है, बट थिंग्स विच आर समथिंग रिलेटेड उनका तस्करा जरूर रहेगा। एज अ कैटलिस्ट अगर यूज करते हैं, दे आर द वेरी कॉमन कैटलिस्ट। अभी मैं उनके सामने एग्जांपल्स भी आपसे शेयर करता हूं क्यों कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं, रीजंस why transition elements are going to be used as a catalyst. Watch this. Presence of the vacant d orbitals. हमारे पास इन एलिमेंट्स के पास एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, ऑर्बिटल्स में जगह खाली होती है जिसमें वेलकम कर सकते हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन को वेलकम करते हैं, उनको अटैच करवा सकते हैं ताकि उनका रिएक्शन हो सके। सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, सर्फिस। Tendency to show the variable oxidation state, of course they have the variable oxidation state। क्यों होती है? अभी of course एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होंगे, जंप अप करेंगे, जंप डाउन करेंगे, वेरिएशन शो करेंगे। ठीक है। साइट्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, हम जानते हैं कि इंटरस्टिसेस होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं जिसमें हमारे पास स्मॉल एटम्स आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं और फिर रिएक्ट भी कर सकते हैं। एक तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं ना जिनमें फिजिकल रिलेशनशिप होता है, केमिकल नहीं होता, बट वो प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी के हवाले से बात है जो मैं नहीं कर रहा। मैं एज फंक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट काम करता हूं कि जब इंटरस्टिसेस मौजूद है, रिएक्शन करने के लिए जगह मौजूद है, सरफेस मौजूद है, एरिया मौजूद है, That's why they are functioning as a catalyst. Very simple. अब कॉमन एग्जांपल्स दे दिए मैंने कैटलिस्ट की आपके सामने। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राइथाइल एल्युमिनियम, ये बहुत खूबसूरत कैटलिस्ट है। दो साइंटिस्ट थे, जिगलर एंड नाटा। FSC में नाम नहीं है, A levels में नाम है, लेकिन रिएक्शन दोनों में है। आप जानते हैं जब आपने इथाइलिन की पॉलीमराइजेशन करके पॉलीइथाइलिन बनाया था, याद है ना चैप्टर 8 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एट दैट स्टेज आपने इस कैटलिस्ट को यूज किया था। मैंने वहां पे भी बताया था कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके सामने है। अब देखिए इसमें टाइटेनियम एक ट्रांजिशन मेटल है। यस, ट्रांजिशन मेटल, तमाम प्रॉपर्टीज जो डिस्कस की है मौजूद है इसमें।
वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम ट्रांजिशन। निकल हाइड्रोजनेशन में आपने यूज ही बहुत किया है इसको, हाई टेम्परेचर पे भी रैली निकल की फॉर्म में भी, अंडर प्रेशर भी। गॉट इट। ट्रांजिशन आयरन, आप हैबर-बोश प्रोसेस पढ़ लें, आयरन ट्रांजिशन। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे आर कॉमनली यूज्ड एज द कैटलिस्ट। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इस तमाम इंफॉर्मेशन को जो अभी तक डिस्कस की है ज़हन में रखिएगा। कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप अपने सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, वो कॉन्फिगरेशन का कॉन्सेप्ट सामने रखिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्वेश्चन आ गया, ये एमडी कैट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कॉपी किया है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, कॉपर और क्रोमियम, डेल्टा ऑप्शन, जिसके बारे में मैंने काफी डिस्कशन की थी, आपको पता होना चाहिए। इसका सोल्यूशन भी दे दिया गया है जो कि जस्टिफाई करता है, आपके सामने मौजूद है। एक और क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द मैंगनीज इज। ये 2014 में एमडी कैट का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं 4s2 3d5, तो उसको फिलअप कर देंगे ना। लेकिन यहां पे ये भी ध्यान में रखना है कि आर्गॉन लगा रहा है, नियोन लगा रहा है, जीनोन लगा रहा है, क्या लगा रहा है। अगर कंप्लीट कॉन्फिगरेशन नहीं लिख रहा तो आपको एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए कि 25 है, उसके पैटर्न के मुताबिक आपने कॉन्फिगरेशन को चूज करना होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जो ऑप्शन आती है वेरी सिंपल, अल्फा ऑप्शन, आर्गॉन यानी 18 इलेक्ट्रॉन, देन 4s2 20 एंड देन 3d5 25, अल्फा ऑप्शन। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आयन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत ही अच्छा सवाल। अब इसको मैं कैसे सॉर्ट आउट करूंगा? अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन की बातें गौर से सुनी होंगी, मुझे पता है कि पहले जो चार्ज दिया गया है उसके मुताबिक अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन पहले किस में से रिमूव करने हैं? एस में से, उसके बाद डी में से। अच्छा, उसके बाद फिर उन आयंस की जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसको देखूंगा, उससे मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें पेयर्ड कितने हैं, इसमें डी सब शेल में कितने हैं, इसमें एस सब शेल में कितने हैं। गॉट इट? तो किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट वही है। ये जो स्टेटमेंट उसने की है उसके आंसर में, ऑप्शन में आंसर देता हूं तो मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। और उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने साथ में दे दी है कि Mn+2 में मेरे पास 3d5 होता है और Fe+3, क्योंकि Rn 26 होता है ना, उसको +3 कर दें तो उसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन एस में से निकलेंगे जी और एक डी में से निकलेगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो इसको फोकस कीजिएगा, गौर कीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान में रख के आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which element of the 3d series of the periodic table shows the electronic configuration argon 3d8 4s2। मुझे बताएं जी, अगर आपको पता होगा कि निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है तो आप आसानी से आंसर कर देंगे। मेमोरी भी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। सो अगर मैं 28 को देखूं तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से, देखें। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द टाइटेनियम। अच्छा, टाइटेनियम की हमने पढ़ा था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम अभी पढ़ के आए हैं। हम टाइटेनियम 22 के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करके जब पॉसिबिलिटीज देखते हैं तो मेरे पास उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ऑप्शंस में देखता हूं तो डेल्टा इज वेरी सिंपल एंड क्लियर, +2 +3 +4। मेमोरी ना भी हो तो आप आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके उसकी कॉन्फिगरेशन को चेक कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट से एसोसिएटेड आपके सामने है, विच पेयर ऑफ द कंपाउंड हैज सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी सवाल आ सकता है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, यानी कि ऐसा कंपाउंड, उसने आयरन के कंपाउंड दे दिए हैं, आपने वो पेयर सेलेक्ट करना है। ये बहुत खूबसूरत सवाल है, एमडी कैट में 2-3 दफा आ चुका है। कोई भी दूसरा एलिमेंट देके आप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फाइंड करना जानते होंगे कि चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड आउट करते हैं तो आप आंसर कर सकेंगे। सो वेरी सिंपल, मैं अगर देखता हूं तो मेरे पास जो बीटा ऑप्शन है उसमें फेरस सल्फेट में आयरन पे +2 है और इसी तरह FeCl2 में आयरन पे +2 है। सो बीटा ऑप्शन एक ऐसा पेयर है जिसमें आयरन के ऊपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती हैं। ये आपके सामने कुछ प्रैक्टिस की गई। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के हवाले से बात करते हैं, जो कि हमारे एमडी कैट के सिलेबस में जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के हवाले से बात की गई है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का हवाला दे दिया गया तो उससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। वॉच ऑन, मैंने जो डाटा लिखा है इसमें मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम डाटा रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द एमडी कैट आपके लिए आ जाए। वॉच दिस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं? हम जानते हैं वो तमाम कंपाउंड्स जिनको जब हाइड्रोलाइज करें, जिनको जब आयोनाइज करें तो वो कॉम्प्लेक्स आयन जनरेट करें, दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। What do you mean by complex ion?
ऐसा आइन जिसमें हमारे पास कुछ लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हों। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल मेटल एटम, व्हाट डू यू मीन बाय लिगेंड, ये सारी केमिस्ट्री में मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं कॉम्प्लेक्स की टाइप एक्सप्लेन कर देता हूं। टाइप्स में आता है एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो जिनमें कॉम्प्लेक्स आइन हो या एंटिटी पाई जाए। कॉम्प्लेक्स एंटिटी सेंट्रल मेटल एटम विद द लिगेंड्स होती है, उसको लार्ज पैरेंथेसिस में लिखते हैं। ये सारी बातें अभी करते हैं, लेकिन टाइप्स को डिफाइन करने के लिए मैंने सबसे पहले लिखा है एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। आपके सामने कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, लार्ज पैरेंथेसिस में कॉम्प्लेक्स आइन है। आप देख सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स आइन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो दे आर एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। वेरी सिंपल। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लार्ज पैरेंथेसिस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दे आर केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। और ऐसा कॉमनली भी पाया जाता है कि हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता, सिंपल कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये एक तो टाइप क्लियर होगी। अब देखें यहां पे कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये वो तमाम डाटा है जो कि हमें फेमिलियर कर देगा किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। मैंने एक ही एग्जांपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की लिख दी है, हेक्सासाइनोफिरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट है आपके सामने। अब देखिए मैंने जिन चीजों को टारगेट किया है, मेरे पास जो लार्ज पैरेंथेसिस में जो भी चीज है दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम और आयन along with all of its ligands, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये जो स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं, दे आर लिगेंड्स। यू नो एनी स्पीशीज विच डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर कॉल्ड एज मोनोडेंटेट लिगेंड्स। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास वो स्पीशीज कि जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं, दे आर बाइडेंटेट लिगेंड। लिगेंड्स हमारे पास नेगेटिव हो तो उनके नाम के एंड में ओ आता है, साइनोक्लोरोब्रोमो। अगर पॉजिटिव हो, यस पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उनके नाम के एंड में ईएम आता है, जैसे नाइट्रोजाइलियम। गॉट इट? और न्यूट्रल लिगेंड जैसे एक्वा, जैसे अमीन, जैसे हाइड्रोजीन, न्यूट्रल लिगेंड, तो उनका नाम एज इट इज लिखा जाता है। तो वो इसके अलावा एक तो ये मैंने उनकी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल नेचर के ऊपर डिफाइन किया। दूसरा मैंने कहा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने वाले मोनोडेंटेट लिगेंड, दो वाले बाइडेंटेट लिगेंड, और हमारे पास इससे ज्यादा वाले पॉलीडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं। तो लिगेंड्स तो पता चल गया कि क्या होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम का आपको पता चल चुका है। इसके अलावा जो भी कंपैटिबल आयन होगा, जैसे यहां पे एग्जांपल देखें तो ये सल्फेट है, ऊपर पोटेशियम है, तो जैसे पोटेशियम है, सल्फेट है, आयोनाइजेबल आयंस, ये भी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक बड़ा जबरदस्त हिस्सा होता है, जो कि सिंपल आयोनाइज हो जाता है और कॉम्प्लेक्स आयन अलग हो जाता है। ठीक है, पता होना चाहिए। फिर चार्ज ऑन द मेटल आयन, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो ये तमाम चीजें आप लोगों के लिए क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको इसका पूरा डाटा पता होना, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात कर ली, टाइप्स की बात कर ली, उसके एलिमेंट्स, उसके कंपोनेंट्स का हमें पता चल गया, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के सामने। एमडी कैट में जो क्वेश्चन आता है दैट इज अबाउट द ज्योमेट्री। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरह की ज्योमेट्री शो कर सकते हैं? सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड्स अटैच हैं, वो लिगेंड्स किस पैटर्न में अटैच हो सकते हैं? हमारे पास हिब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो इन तमाम सवालों का जवाब इस छोटे से इंफॉर्मेशन डाटा में आपके सामने है। वॉच दिस। वो कहता है कि हमारे पास, मैंने जो लाइन लिख दी है कि ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन द हिब्रिडाइजेशन, जो हमारे पास हिब्रिडाइजेशन होगी वो उसकी ज्योमेट्री होगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी हिब्रिडाइजेशन क्या है? वेरी सिंपल, मैं देखूंगा कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड्स अटैच हैं। अगर तो मेरे पास दो लिगेंड्स अटैच हैं तो हिब्रिडाइजेशन sp हिब्रिडाइजेशन है और ज्योमेट्री लीनियर है। दिस इज द डाटा फॉर यू पीपल। क्लियर है? लीनियर। अगर मेरे पास लिगेंड्स की तादाद 3 है, सेंट्रल मेटल के साथ 3 लिगेंड्स अटैच है, कोई भी एग्जांपल दे दे, बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, तो sp2 हिब्रिडाइजेशन है और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। क्लियर है? अगर मेरे पास 4 लिगेंड्स अटैच है तो यहां पे 2 सीन आते हैं, कंफ्यूजिंग सिचुएशन 4 and 4। अब या तो मेरे पास हिब्रिडाइजेशन sp3 हो सकती है या मेरे पास dsp2 हिब्रिडाइजेशन हो सकती है, क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं ना। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा? मेमोरी करूंगा, मेमोराइज करूंगा। बट एमडी कैट में एक माइनर सा ट्रिक आप लोगों के लिए आपको जनरली बता रहा हूं। आमतौर पर, नॉट ऑलवेज, यूजुअली निकल, कॉपर एंड कोबाल्ट, आई रिपीट, कोबाल्ट, कॉपर और निकल, अगर इनके साथ 4 लिगेंड्स अटैच हों तो कॉमनली वो dsp2 हिब्रिडाइजेशन शो करते हैं। कॉमनली वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं, जो मैंने लिखा है।
और इनके अलावा जैसे मैंगनीज, इसके साथ 4 क्लोरीन लगे हैं, टेट्राक्लोरो है, मैंगनीज है। अब मैंगनीज है, 4 लिगेंड अटैच हैं, 4 लिगेंड sp3 हो सकते हैं, dsp2 हो सकते हैं, बट मैंगनीज को देख के मैंने कहना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। गॉट इट? इट्स अ ट्रिक, नॉट ऑलवेज। और एमडी कैट में कॉमनली आपकी बुक ही की बात पूछते हैं, इसलिए अपनी बुक में गिवन एग्जांपल्स को फोकस कीजिएगा। इसी तरह 11th वाले बच्चे अपनी बुक में गिवन एग्जांपल्स को फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया है विच इज बेस्ड अपॉन द डाटा ऑन योर स्टडीज। क्लियर? अब बात करते हैं, अगर मेरे पास 5 लिगेंड अटैच हैं तो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री मेरे पास आ जाती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक हो गया। याद करना है, मेमोराइज करना है, आपको पता होना चाहिए। और अगर 6 लिगेंड्स अटैच हैं तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आ जाती है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाती है। एंड लिसन, ये मैंने क्या लिखा, एमडी कैट का बहुत मशहूर सवाल लिखा। क्या मतलब? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले लेक्चर में भी बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D सीरीज में नॉर्मली ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉमनली आमतौर पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। मैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर रहा जो हर एक में पाई जाती है, मैं ये पूछ रहा हूं कि आमतौर पर ज्यादातर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, +6 में, और 6 लिगेंड्स अटैच होंगे। सो उससे रिलेटेड है जो मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री शोन बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, इसको ध्यान में रखिएगा। आप कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, द ट्रांजिशन मेटल्स कॉमनली शो विच टाइप ऑफ ज्योमेट्री। अभी बात की है तो कौन सी शो करते हैं, ऑक्टाहेड्रल विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 6. You know what is coordination number? Number of lone pairs donated to the central metal atom. Number of ligands attached नहीं, number of lone pairs donated to the central metal line. तो 2 6 होंगे तो नॉर्मली हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। इसके अलावा भी आप एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है the geometry of the complexes depend upon the type of dash taking place in the valence shell of the central metal atom. 2010 में एमडीकैट के क्वेश्चन में पूछा गया है, एमडीकैट के पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन, और वो आपके सामने वही है जो मैंने अभी बताया था। हम जानते हैं कि हम किससे अंदाजा लगाते हैं, ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन से पता लगता है कि इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है। क्लियर है? जो आपको पता होना चाहिए। फिर एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्लाइड पे, द सेंट्रल एटम और आइन अलोंग द लिगेंड इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम और तमाम लिगेंड्स को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। वेल माय डियर स्टूडेंट, दैट वाज अ प्रैक्टिस, अ माइनर प्रैक्टिस अबाउट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनको आपके सामने रखा गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, और वहां से फर्दर स्टडी करते हैं अपने टॉपिक को। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने एमडीकैट के सिलेबस में जो टॉपिक है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। पहली बात, कलर केमिस्ट्री बिलोंग टू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। गॉट इट? क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वेरिएशन आती है ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्यों आती है? हम जानते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं, इस वजह से वो कुछ रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करते हैं और कुछ को इमिट करते हैं, जिसकी वजह से कलर्स आते हैं। वो क्या केमिस्ट्री है, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, वेरी सिंपल, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बट डियर स्टूडेंट्स, हम 3D सीरीज पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हम जानते हैं कि जो डी सबशेल उसके जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। हाँ, हम जानते हैं वो एक ही जैसी एनर्जी रखते हैं, बट एक्चुअली दे स्प्लिट अप, वो बिखरते हैं इस फॉर्म में। हमारे पास ये एक्सिस की बेसिस के ऊपर उनकी ओरिएंटेशन चेंज होती है। ठीक हो गया? रिपल्शन काज नहीं है, कोई और रीजन नहीं है। ये डेंसिटी ऑफ द ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो प्रेशर है, जो एक्यूमुलेशन है, जो चार्ज है, ये स्प्लिट अप कर जाते हैं हमारे पास इस फॉर्म में। बड़ी कॉमन एग्जांपल आप लोगों के सामने, आप लोग डिटेल में जानते भी है, बुक में लिखी हुई है। बहरहाल, अगर हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन जो कि डी सबशेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं, जब वो स्प्लिट अप होते हैं हायर एनर्जी लोअर एनर्जी में, तो डेफिनेटली जब इनके ऊपर कोई लाइट रेडिएशंस पड़ती हैं, किसी भी फॉर्म की एनर्जी आती है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में जंप अप कर जाते हैं, और वहां से दोबारा जब वो ट्रांजिट बैक करते हैं, जब वो दोबारा रिवर्स आते हैं, तो सिंपल फिनोमेनन है, ये बैटन एनर्जी रिलीज करते हैं, एंड एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस होती है। सिंपल फिनोमेनन, वेरी सिंपल। हमारे पास जो कुछ रेडिएशंस आती हैं, दे फॉल इन द विजिबल रीजन, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट विजिबल रीजन्स के कलर्स शो होते हैं, कंपाउंड्स के
एलिमेंट्स के कंपाउंड्स सॉलिड फॉर्म में एंड देयर मोल्टन एंड सोल्यूशन फॉर्म ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि मेटल लाइन तो वही है ना, वो कलर तो रिप्रेजेंट करेगा, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, डी ट्रांजिशन होगी। ये फिनोमेनन चेक करें। अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वेरी मच हेल्पफुल इन आंसरिंग योर एमडी कैट क्वेश्चंस, ठीक है। वॉच दिस, द कलर विल ओनली बी शोन when there will be possibility of DD transition। इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि क्या सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, सब ट्रांजिशन में DD ट्रांजिशन होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। किन में नहीं होती? वो ये आंसर है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। लेट्स सपोज यहां पे अगर सारे कंप्लीटली फिल्ड हो तो इलेक्ट्रॉन किस में जंप करके जाएगा और किससे वापस आएगा? ऐसा नहीं हो सकता। मसलन जो मैंने कहा था ना, 2b जिंक, कैडमियम, मर्करी, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट डोंट शो कलर क्योंकि उनका D10 कंप्लीटली फिल्ड होता है। यहां पे एक बात ये भी याद रखें, ये तो नॉर्मल एलिमेंटल फॉर्म में बात की, अगर आइंस की फॉर्म में आपको कोई ऐसा एलिमेंट बता दिया जाए जो कि नॉर्मली कलर शो करता है लेकिन उसके ऊपर चार्ज ऐसा बना दिया जाए कि जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपके पास डी एम्प्टी हो सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप सेम कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखेंगे। मैं कहता हूं टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलरलेस है। क्यों? क्योंकि भाई एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, कुछ भी नहीं ऑन ऑर्बिटल्स में, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसकी वजह से एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन हो। तो ये एमडी कैट में इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए क्वेश्चन करेगा, ट्रिक करेगा। लिहाजा आपने जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो ये ज़हन में रखना है माय डियर स्टूडेंट्स के, या तो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो या वेकेंट हो, एम्प्टी हो, तो फिर कोई डीडी ट्रांजिशन नहीं होगी, कोई कलर शो नहीं होगा। इसके मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराता हूं फर्दर मोर फॉर योर हेल्प बिकॉज दिस इज एमडी कैट। आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके ऊपर इस वेवलेंथ की रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, तो किस कलर को वो रिप्रेजेंट करेगा? सी दैट, ये एक मैंने साइकिल बनाया जिसमें विगयोर्ड वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड इंडिकेशन शो किया है और मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने की है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस साइकिल को ज़हन में रखें, गॉट इट? बहुत अहम है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्लू लाइट ऑब्जॉर्व करेगा, यानी जो इसके सामने उसको ऑब्जॉर्व करेगा, तो इमिट इसके ऑपोजिट वाली ऑरेंज को करेगा। अगर कोई येलो लाइट ऑब्जॉर्व करेगा तो वायलेट को इमिट करेगा। सिमिलरली कोई रेड को ऑब्जॉर्व करेगा तो ग्रीन को इमिट करेगा, ग्रीन को ऑब्जॉर्व करेगा तो रेड को इमिट करेगा। यानी एक तरफ से ऑब्जॉर्बेंस है, दूसरी तरफ से इमिटेंस है। तो ये कंपैटिबल कलर्स हैं जो कि हमें एमडी कैट के क्वेश्चंस को आंसर करने में बड़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक और बात याद रखें, बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक में एफएससी में मेंशन किया गया है, हेक्साकॉक टाइटेनियम के केस में। सुने, वो कहता है कि ये येलो लाइन लाइट एब्जॉर्ब करता है, अच्छा, और एमिट करता है, वो खुद बता देता है कि ब्लू और रेड फेस को एमिट करता है। तो मेरे पास पॉसिबल कलर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? वो कह रहा है येलो लाइट एब्जॉर्ब होता है और ब्लू और रेड एमिट करता है, तो आप इन दोनों के दरमियान वाली फेस में ट्रांसमिटर्स में आ जाए तो ब्लू और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो वायलेट होगा, तो आप कहेंगे वायलेट कलर होगा। गॉट इट? अगर आपके पास एक लाइन की एब्जॉर्प्शन करने के बाद मैं एमडी कैट के पैटर्न पे फोकस कर रहा हूं, फोकस ऑन, वो आपसे दो कंपैटिबल रेडिएशंस पूछ लेता है, तो आपको पता है, एक तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं जो मैंने ट्रिक आपको बता दी है कि वायलेट रेडिएशन एमिट होगी। अगर आप भूल जाते हैं और आपको बताता है कि ब्लू और रेड है, तो भी आप इस साइकिल से कॉम्बिनेशन बना के जो सेंटर में ट्रांसमिटर्स फेज है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वायलेट कलर है। मैं कलर और केमिस्ट्री के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट एमडी कैट के कुछ एमसीक्यूज आपके सामने रख रहा हूं और गाइड कर रहा हूं, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके लिए यूज होगी। जी तो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं क्वेश्चन, Which one of the following pair of the ion is colorless? अब ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की केमिस्ट्री को भी ज़हन में रखें और बाकी जो पॉइंट मैंने बताया कि चार्ज लगाने के बाद जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करेंगे उसी पैटर्न के मुताबिक पहले एस में से इलेक्ट्रॉन फिर डी में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर अगर आप देखते हैं कि आपके पास डी एम्प्टी हो गया तो वो कलर शो नहीं करेगा। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, वो आंसर कर रहे हैं। ऑप्शंस दिए हैं उसने, मुझे कहा है अल्फा ऑप्शन में टाइटेनियम +3, अगर +4 होता तो पॉसिबिलिटी थी, +3 का मतलब है अभी इलेक्ट्रॉन है, सो ये तो नहीं है। अच्छा, बीटा में कहता है स्कैंडियम +3 एंड जिंक +2। यस, जिंक तो वैसे नॉर्मल कंडीशन में भी कलरलेस है, 4s2 3d10 है। अब जिंक +2 कह दिया तो कुछ भी नहीं हुआ। +2 का मतलब है s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, एस में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले और D10 नहीं है, तो कंप्लीटली फिल्ड है, ट्रांजिशन नहीं होगी, डीडी ट्रांजिशन नहीं होगी, कोई कलर नहीं आएगा। और स्कैंडियम +3, एस में से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और एक इलेक्ट्रॉन जो डी में था वो भी निकल गया, डी एम्प्टी है। जिंक के केस में कंप्लीटली फिल्ड है, स्कैंडियम +3 के केस में एम्प्टी है, तो नो कलर, नो डीडी ट्रांजिशन। सो वेरी सिंपल, बीटा ऑप्शन
एक और क्वेश्चन आपके सामने, द पॉपुलर क्वेश्चन जो कि एफएससी में भी हाईलाइट किया गया, वो भी वंस अगेन, जिसका मैंने अभी तस्करा भी किया था। वो कॉम्प्लेक्स बता रहा है टाइटेनियम सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ 6 एक्वा यानी पानी के 6 लिगेंड अटैच है, मॉलिक्यूल अटैच है। ट्रांसमिट, अब वो बता क्या कह रहा है, ट्रांसमिट येलो एंड रेड लाइट, ट्रांसमिटेंस, गॉट इट, ट्रांसमिटेंस रेड एंड, वो जो मैंने भी आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे देखे पैटर्न शो किया था, तो ये मेरे पास ब्लू और रेड की कॉम्बिनेशन में वायलेट है। अच्छा, वो कहता है ट्रांसमिटेंस की कौन सी रेडिएशन है, सो ऑप्शन डेल्टा इज माय आंसर, रेड एंड ब्लू, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, आपको पता होना चाहिए। और ये डायरेक्ट भी पूछ सकता था, अगर कलर्स दे देता ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट, तो मेरा आंसर होता वायलेट, लेकिन उसको ये बताना चाहिए था कि वो येलो लाइट एब्सॉर्ब करेगा। क्लियर है? सो इस बेसिस के ऊपर क्वेश्चन होंगे। सो आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं प्लेस कर रहा हूं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज कलरलेस, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, बताएं। आप देखेंगे ना कि जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा, क्योंकि प्लस आयंस की बात कर रहा है, या कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो उसमें आप बताएंगे। सो इनमें ऑप्शंस में देखता हूं, वेनेडियम +5 है, वेनेडियम +5, वेनेडियम +5, यस, ये जब 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो डी एम्प्टी हो जाता है हमारे पास एस बी एम्प्टी हो जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई ट्रांजिशन नहीं होती। सो अल्फा इज माय आंसर। अगर मैं कॉपर +2 की बात करता हूं, तो कॉपर +2 की कॉन्फ़िगरेशन 4s0 होगी, 3d 9 है, वहां पे अनपेयर्ड है, वहां पे स्पेस है। हाँ, कॉपर +1 होता तो वो कलरलेस होता, क्योंकि वो 3d 10 होता। गॉट इट? तो ये तमाम केमिस्ट्री और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिएगा जो आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की है। Now move toward the next board, और very important topic जो कि आइसोमेरिज्म के हवाले से है, जो कि एफएससी के बच्चों को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना पड़ेगा। ए लेवल्स के बच्चे आर क्वाइट फेमिलियर अबाउट दैट, बट आई एम टेलिंग यू, आई एम टीचिंग यू अगेन। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड। My dear student, what is isomerism? Compounds having the same molecular formula but different structures. Yes, this is isomerism. They are isomers of each other. अब हमने एमडी-कैट के सिलेबस में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है कि वो कैसा आइसोमेरिज्म शो करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर यू पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द सिंपलेस्ट वे। सी दैट सबसे पहले तो इसकी 2 प्रिंसिपल कैटेगरीज हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आप जानते हैं, आप लोग डेयरिंग में भी पढ़ा है, वही डेफिनेशन है, कंपाउंड हैविंग द सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑफ कोर्स, कंपाउंड हैविंग द सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स इन द स्पेस। क्लियर हो गया? मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात बाद में करता हूं, पहले मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के हवाले से बता रहा हूं। पहला पॉइंट, जो स्ट्रक्चरल मेन 1 प्रिंसिपल टाइप है आइसोमेरिज्म की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एमडी-कैट सिलेबस को जहन में रखते हुए। गॉट इट? पहली टाइप आप देखें तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, नाम से जाहिर है। मैं पहले एग्जांपल दूंगा, उसके बाद जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि ये बहुत अहम है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आपके सामने 2 मॉलिक्यूल्स हैं। लेट्स सपोज ये मैंने ना केसेस रखे हैं, ये मैंने पेयर बनाए हैं, 2 कॉम्प्लेक्सेस के पेयर बनाए हैं। आप ये देख सकते हैं, हमारे पास हेक्सामीन और कोबाल्ट है, ओके, यहां पे हेक्सासाइनो को, ये एक पेयर है, सेंटर मेटल एटम कोबाल्ट, साथ में लिगेंड क्या है, इमाइन, ओके, यहां पे क्रोमियम और लिगेंड क्या है, साइनाइड। अब ये एक पेयर है तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ओके, लेकिन आगे मैं जब जाके देखता हूं तो मैं एक अजीब केमिस्ट्री देखता हूं कि कोबाल्ट में जहां पे अमोनिया अमाइन था, वहां पे अब साइनो ग्रुप आ गया है, और जहां पे साइनो था वहां पे अमीन आ गया क्रोमियम के साथ। तो दिस टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें आइसोमेरिज्म कॉज्ड बाय द इंटरचेंज ऑफ द लिगेंड्स, इंटरचेंज ऑफ द लिगेंड, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल आपके सामने दे दी, डेफिनेशन बता दी, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट पे चलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा जी, ये क्या है? एग्जांपल्स पहले, फिर अंडरस्टैंडिंग। वॉच दिस, कोबाल्ट है एक कॉम्प्लेक्स, मैंने 2 कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, ये दोनों, इनका मोलेकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए। हाँ, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, किस वजह से डिफरेंट होगा? वॉच दिस, आयनाइजेशन आइसोमर्स पढ़ रहे हैं। वो कहता है काउंटर आइन, वो आइन जो कि आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लार्ज पैरेंथेसिस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आइन पाया जाता है, आयनाइजेबल आइन जिसे बोलते हैं, दैट इज द काउंटर आइन। वो कहता है कि अगर वो आइन एज अ लिगेंड फंक्शन करना शुरू कर दे, यस, उसके अंदर पोटेंशियल हो,
किसका? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का एज अ लिगेंड, देन दैट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और ये देखें यहां पे हमारे पास Cl2 और NO2, दूसरे केस में एक Cl बाहर चला गया और NO2 जो कि काउंटर आइन था मेरे पास एज अ लिगेंड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मोलेकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट पे चलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, उनका आइसोमेरिज्म पढ़े हैं, एमडी कहता है, जरूरी है, आपको याद होना चाहिए, रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। लिंकेज आइसोमेरिज्म, अब ये देखिए आपके सामने एग्जांपल्स, कोबाल्ट, देन अमाइन के 5, देन नाइट्रो एंड देन क्लोरीन। अच्छा यहां पे भी तो सर सेम है, अमीन के लिगेंड है और नाइट्रो है, सॉरी नाइट्रो नहीं है, नाइट्रीटो है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एफएससी के बच्चा फॉर द फर्स्ट टाइम फोकस कर रहा है, स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू, वॉच दिस। ये देखो डिफरेंट मोड ऑफ अटैचमेंट है NO2 ही, लेकिन ये वाला NO2 जिसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यहां पे ये जो एम्फीडेंटेट का कॉन्सेप्ट है ना, एम्बीडेंटेट का, ये वो यूज हो रहा है, गॉट इट? यहां पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। फर्क है, मोलेकुलर फार्मूला सेम है, आपको दिखने में लिगेंड्स भी सेम लगते हैं, बट ये नाइट्रो है, ये नाइट्रीटो है, डिफरेंट आ गया ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया ना। मोलेकुलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फार्मूला इज डिफरेंट, सो दिस इज कॉल्ड एज द लिंकेज आइसोमेरिज्म। एग्जांपल आपके सामने कर दी, डेफिनेशन बता दी और जस्टिफाई कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फोर्थ टाइप जो कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म पढ़े हैं ना, दैट इज द सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसके नाम से सॉल्वोलाइसिस आपके ज़हन में आ गया, हाइड्रेशन आ गई, गॉट इट? उससे मैच करता है। वॉच द एग्जांपल, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है क्रोमियम के साथ, मतलब एक्वा यानी वाटर के 6 यूनिट हैं, लिगेंड्स के तौर पे काम करें, बाहर क्लोरीन है। और यहां पे आप देखें मोलेकुलर फार्मूला सेम है, एक फर्क आया, एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर चला गया, Cl3 की बजाय Cl2 एंड वाटर हो गया, और एक क्लोरीन अंदर आ गया। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू एन एग्जांपल जिसमें वाटर मे बी इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो दे आर कॉल्ड एज द सॉल्वेट आइसोमर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये जो 4 टाइप्स आइसोमेरिज्म की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म की एक्सप्लेन की है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स आपके सामने, क्लैरिटी आपको कर दी गई है, आप इनके ऊपर फोकस कीजिएगा। अब हम सेकंड प्रिंसिपल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ते हैं। इसकी केमिस्ट्री देखें। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, compounds having the same molecular formula, compounds having the same molecular formula but different spatial arrangement of the identical groups, they are called as the stereoisomers and phenomenon is stereoisomerism. Okay, stereoisomerism की 2 टाइप्स हैं फर्दर, एक को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करूंगा, ए लेवल्स में बड़ा क्लियर है, एफएससी के बच्चों को हम भी ऑर्डिनरी लेक्चर में बताते हैं। अभी मैं एमडी कैट के हवाले से आपको बता रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्टिक, लाइट, ऑप्टिक से एसोसिएटेड है ना। हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जिसमें कुछ कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस पे लाइट ड्रॉप की जाती है, लाइट फेंकी जाती है, ऑफ कोर्स उस लाइट के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, डिफ्रैक्ट करते हैं। अगर तो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो कि उस कंपाउंड पे ड्रॉप की जा रही है वो मेरे पास राइट साइड पे मूव करती है, तो उसको हम पॉजिटिव ऑप्टिकल फॉर्म कहेंगे या डेक्स्ट्रो फॉर्म बोलेंगे। याद रखिएगा, राइट साइड पे अगर प्लेन पोलराइज्ड को रिफ्लेक्ट करता है तो दिस इज द डेक्स्ट्रो फॉर्म, और वाइस वर्सा अगर लेफ्ट साइड पे करता है लाइट को तो दैट इज लिवो फॉर्म, उसको नेगेटिव बोलेंगे। एक और बात यहां पे याद रखें, ऑप्टिकली एक्टिव वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा जिसमें कायरलिटी होगी, एंड यू बेटर नो व्हाट डू यू मीन बाय द कायरलिटी, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जरूरी है कि सेंटर आपके पास डिफरेंट यूनिट्स के साथ अटैच होना चाहिए। जैसे हम कायरल कार्बन की बात करते हैं, कायरल कार्बन वो कार्बन होता है, जैसे हमने एमिनो एसिड्स में पढ़ा हुआ है, उसको हम जानते हैं कि वो कार्बन जिसमें कार्बन के चारों बॉन्ड्स मुख्तलिफ ग्रुप्स या एटम्स के साथ अटैच हों।
ठीक है। सो कायरलिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड डेक्स्ट्रोफॉर्म एंड लिवोफॉर्म, राइट साइड पे जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है, दैट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोफॉर्म। और लेफ्ट साइड वाली लिवोफॉर्म, लिवो को नेगेटिव से शो करते हैं, डेक्स्ट्रो को पॉजिटिव से शो करते हैं, याद रखिएगा। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ते हैं। बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट बच्चों को लगता है, वेरी सिंपल मोड में इंतहाई सादा तरीन कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया आप लोगों के लिए। फोकस दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, जिसे हम सिस ट्रांस के अलावा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्लियर है? उसकी एग्जांपल्स हैं। अब मैंने अब एमडी कैट के सिलेबस पे फोकस करना है। उसने कहा भाई मुझे तुम उन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म बताओ जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर +4 है या +6 है। फॉर एग्जांपल जिसमें वो बात कर रहा है कि 4 ग्रुप्स अटैच है या 6 ग्रुप्स अटैच है। अब उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं के ऊपर स्पेसिफाई करते हैं। वॉच ऑन द बोर्ड। मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहले दोनों केसेस में +4 के लिए भी और +6 के लिए भी सिस फॉर्म की तमाम इंफॉर्मेशन डिलीवर करने की कोशिश की है। वॉच दिस। मैंने पहले लिखा सिस फॉर्म। अगर मेरे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो सेंट्रल मैटर एटम के गिर्द 1 2 3 4 हमारे पास 4 पॉसिबल लिगेंड्स अटैच हैं जी। अच्छा, अब आपने इसके ऊपर फोकस करना है स्टूडेंट्स। ये 1 2 3 4 ये नंबरिंग बहुत मैटर कर रही है। सेंट्रल मैटर एटम पे मैंने एक स्क्वायर प्लेनर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। sp3 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। sp3 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, चाहे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है तो इसका मतलब है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, 90 डिग्री एंगल है। ओके, नाउ ये आपके सामने स्ट्रक्चर है 1 2 3 4। मुझे कैसे पता चलेगा? एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए कि ये सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है। वेरी सिंपल, आई विल सी दिस। मैं कहूंगा अगर 1 2 पोजीशन 1 2 यानी एक साथ आइडेंटिकल ग्रुप एक साथ पाए, या 2 3 लाइक दिस, या 3 4 यस, या 4 1 यानी एक ही साइड के ऊपर आइडेंटिकल ग्रुप्स हो तो दिस इज सिस फॉर्म। वेरी सिंपल, वी नो दैट। अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हो 1 3 या 2 4 लाइक दैट तो ये मेरे पास इसकी ट्रांसफॉर्म होती है, वो मैं नेक्स्ट पे ड्रॉ करता हूं। अभी मैं सिस फॉर्म की बात कर रहा हूं तो सिस फॉर्म की क्लैरिटी होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर +6 के साथ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, गॉट इट? ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। नंबरिंग पे फोकस करना है 1 2 3 4 5 6। सिंपल मैं क्लॉकवाइज नोटेशन में मूव कर रहा हूं, यू बेटर नो। ओके, मैंने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो की, एक स्क्वायर प्लेन के अबव एंड बिलो लिंक और उसके बाद उनके अपने अपने कॉर्नर्स के साथ लिंक्स। ठीक है, सिस फॉर्म किस में होगी ये याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है, आपने याद रखना है। कैसे? वो कहते हैं अगर 1 2 1 3 पोजीशन पे हो, 1 2 और 1 3 पोजीशन के ऊपर अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स आ जाए तो सिस फॉर्म है। बिल्कुल इसी तरह 3 4 या हमारे पास 4 5 पोजीशन पे आ जाए तो हमारे पास डेफिनेटली उसकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं सिस फॉर्म है। तो ये पोजीशंस आप याद कर लेंगे, ये सिस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगी। इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे, आपको नंबरिंग का पता लग गया, आपको शेप का पता लग गया और आपको उनके लिंकिंग यूनिट्स का पता लग गया, आप सिस फॉर्म आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म की नेक्स्ट बोर्ड पे। ये तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड आपके सामने ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक टाइप है। हम पढ़े कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमर, हमने उसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 4 टाइप्स पढ़ ली, हमने उसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, हमने उसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसकी सिस फॉर्म पढ़ लिया। ट्रांसफॉर्म आपके सामने है। ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर्स मैंने वही ड्रॉ किए हुए हैं। ये मेरे पास स्क्वायर प्लेनर, ये मेरे पास ऑक्टाहेड्रल है, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, नंबरिंग आपके सामने है, डिस्कशन हो चुकी है। मेरे पास ट्रांसफॉर्म का केस जैसे मैं पहले बता चुका था कि अगर मेरे पास 1 3 या 2 4 कॉम्बिनेशन आ जाए, ऑपोजिट आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्म्स। क्लियर है? अब आपको पता लग गया, स्ट्रक्चर आ जाए, एमडी कैट में आपके सामने पेपर रख दे, यू विल बी very much able to answer that. Clear है? You must answer that. अब देखें इन द कोऑर्डिनेशन नंबर +6, अब देखें स्ट्रक्चर सामने, पॉसिबिलिटीज क्या है? कहते भाई आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट आ जाए, 1 4 की 2 5 या 3 6 ऑपोजिट साइड पे आ जाए, द ट्रांसफॉर्म्स। वेल माय डियर स्टूडेंट्स,
That was all about the today's very important lecture, which was about the transition elements, which was about the properties discussed according to the MD-CAT syllabus properties. उसको हमने पढ़ा, एक्सप्लेन किया, मैंने कोशिश की कि आपके MD-CAT के जो जितने भी पॉइंट्स उनको सामने रहते हैं आपको क्लियर किया जाए, और ए लेवल्स का डाटा एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए और एफएससी का डाटा बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने शेयर किया। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ आया होगा और इंशाल्लाह इस लेक्चर की मदद से आप अपने आप को काफी इंप्रूव करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।